नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक बिग में। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आप सुन रहे हैं नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखा गया हिंदी उपन्यास डार्क हॉर्स। ये उपन्यास यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है, जिसमें मुखर्जी नगर की कहानी को दर्शाया गया है। कैसे एक अभ्यर्थी मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करता है और सफल होकर कैसे वो वहाँ से निकलता है, क्या क्या उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं मुखर्जी नगर में, उन सब को यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़ियाँ चूँ चूँ कर रही थीं। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनवाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मगनू दतुवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलाओ मगनू, झट से नहा ले, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान धयान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वहीं स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ही ट्रेन है विक्रमशिला। अभी भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके का होगा ई युग में, सो दिल्ली जाते हैं, आईएएस की तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाए हौंक के पढ़ दिया, तो उतना दिन में आईएएसओ बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक है बोला। हाँ, यहाँ कुछ भविष्य न है, खाली एमए बीए के पूछता है आजकल। हमारे साड़ू साहब भी यही किए, इन्हें बोकारो स्टील प्लांट में हैं। लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अब दिल्ली भेजें आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हुई गया, 3 पुस्त तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना न पता, लेकिन हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे, हम बोले ठीक है, जो मन हो का करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज नहीं थोप सकते हैं। हम भी बोले, जाओ, आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। ई और बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का कैरियर बनाना है तो आईएएस बनना ही होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। शायद एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों को वैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हद पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवाई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए, चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों ना चाय पिलाएं? आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोल बोल कर मन भर दिया था। 3 पुस्त तारने की शुभेच्छा, आहा, महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं। खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूल निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया, पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता।
चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए। चलिए तैयार होइए, आप भी विनायक बाबू। भगवान संतोष को जल्दी आईएएस बनाए, हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भीतर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हुई गया है, पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थीं। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छान कर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू किशमिश चौहरा बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक बार अच्छा से, कछु छूटा नहीं, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का जरूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे हैं कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तितर रखने वाला आदत छोड़ो अब। संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाली जेब में। हाँ रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताबें डालने लगा। किताब यहाँ से ढो के ले जा रहे हो, वहाँ तो खरीदबे करो, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब है? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूंसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रखे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पुनर्का से ही बढ़ता है। बेसिक तैयारी पुनर्के से करना होता है। बेटे की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रहकर आंखों में चमक जाने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकल उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक माँ नाश्ते की थाली लेकर आ गई। चलो जल्दी से खा लो, 2 पराठा भुजिया पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाली चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपने हीरो होंडा पहुंच सामने लगाकर फोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनी सा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी, रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे बांध चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते पहुंचने में। संतोष ने माँ के पांव छुए, पीठ पर बैग लटका और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे जाते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब बढ़िया से पढ़ना, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी खुशखबरी देना। कहते हुए माँ का गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोक रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था, कलेजे पर पत्थर रखना ही था। इसमें दर्द तो था, पर ये बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था, वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सवेर होगा। एगो काम है डीएसी ऑफिस में, करते जाएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता? ऑफिस का काम तो बहाना था, आज ना माँ को खाना दसना था ना विनायक बाबू को। कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक गर्र से धूल उड़ाते हुए निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एकटक बाइक को जाते ताकती रही। कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष के ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कहे विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी।
यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बंधवा देते हैं, विनायक बाबू ने कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए, जल्दी जल्दी पहुँचना है, संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपक कर दुकान पर पहुँच किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है खाना पीना, फिर कब आओगे, 6 महीना की साल भर, पता नहीं। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया जरा ताज़ा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए। इधर विनायक बाबू ने झट से लपक कर बगल वाली गुमटी से एक खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे का जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमा और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बज चुके थे। बार बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 बजे में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े वाले बैग को रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू पहले तो अनसुनी ढंग से आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वे मन ही मन प्रसन्न थे और बस इसी की लाज रखने प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं तो यह पहली बार था कि जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वे प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर वे खुद की नज़र में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है, 13 नंबर मिडिल बर्थ दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता तो मानिए वह PHLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए। बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया, आराम से जाना, बिना किसी लाग लपेट में पड़े एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम भर जितना खर्चा हो निकाल लेना, ATM तुमको ही दे दिए हैं। पूरा समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे, तुम्हारा काम है मेहनत करना, इसमें कमी नहीं रहना चाहिए। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं 2 परम सत्य के आसपास मड़राता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पांव छुए। पीठ पर एक जोरदार धौल वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश, पहुंच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता जब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी। रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर आ बाइक स्टार्ट कर निकल गए। दिल्ली घुस गया। स्टेशन पर लग रहा है, 13 नंबर पर लग रहा है। अचानक पैसेंजर की हलचल और बातों से संतोष की आंख खुली। साथ के पैसेंजर सीट के नीचे से अपने अपने सामान खींच रहे थे। संतोष ने आंख मलते हुए पूछा, दिल्ली आ गया क्या? हाँ उतरिए, आ गया महाराज, एक पैसेंजर ने चलते चलते कहा। रात भर मोबाइल पर गाना सुनते सुनते कब नींद आई और कब दिल्ली संतोष को पता ही नहीं चला। संतोष तुरंत मिडिल बर्थ से नीचे कूदा, अपने जूते खोजने लगा। संतोष का एक तो एकदम दिल धक कर गया। ये क्या, दिल्ली पहुंचते ही झटका, नया 2500 का वुडलैंड गायब। फिर उसने गर्दन नीचे कर सीट के कोने में देखा तो पाया कि उसके दोनों जूते वहीं दुबके पड़े थे। उसने हाथ से खींचकर जूते निकाले। एक मोजा गीला था, शायद रात को किसी ने खाते वक्त पानी गिरा दिया था। संतोष ने बिना सोचे बैग की जिप खोल मोजे उसमें डाल दी और केवल जूते पहन जल्दी जल्दी बोगी से बाहर निकला। अपने पैंट की पिछली जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसमें लिखवाए गए निर्देश को पढ़कर एक नज़र अपने दाएं बाएं डाली। बाईं ओर उसे अजमेरी गेट की तरफ जाने के लिए तीर का निशान दिखा। संतोष उसी दिशा में चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गया। मेट्रो स्टेशन किधर पड़ेगा? संतोष ने एक सज्जन से पूछा। वो सामने ही तो है, लेफ्ट में भाई, सज्जन ने चलते चलते बताया। संतोष ने धीरे से थैंक्स कहा, हालांकि इतनी मिमियाई आवाज़ वाली थैंक्स
उस सज्जन तक पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी। मेट्रो की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले टिकट काउंटर की तरफ नज़र दौड़ाई। सारे काउंटर पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी भीड़ थी। बीच में लाइन तोड़कर घुसने का मतलब था कोई भी भनभना से काट सकता था। तभी उसकी नज़र लाइन में काउंटर से 5वें नंबर पर खड़े, हाथ में एक भारी सा झोला लिए लगभग 60-65 बरस के बुजुर्ग पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और तुरंत उस बुजुर्ग के करीब जाकर बोला, चाचा विश्वविद्यालय का टिकट नहीं मिलेगा? सारी दिल्ली का यहीं मिलेगा बेटे, तुझे जाना कहाँ है? बुजुर्ग ने उसकी आधी बात सुने बिना पूछा। जी हमको विश्वविद्यालय जाना है, संतोष ने थोड़ा स्पष्ट स्वर में कहा। टोकन मिलता है? टोकन बोलिए, टिकट नहीं, बुजुर्ग ने लगभग नसीहत के अंदाज में कहा। चाचा लाइए मैं आपका झोला पकड़ लूँ, बहुत भारी होगा, संतोष ने एकदम होशियारी भरी विनम्रता से कहा। बेटे झोला छोड़, पीछे जाके लाइन पकड़ ले, लाइन लंबी होती जाएगी, तेरे को झोला वोला पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। चांदनी चौक जा रहा हूँ, कॉटन एस में, कोई भारी सारी नहीं है, 40 साल से यही पकड़े चल रहा हूँ। ओए आगे बढ़े भाई, बुढ़ाऊ ने संतोष को कहते हुए आगे वाले को खींचा। अरे कपार पर चढ़ जाए, आगे जाके क्या टोकन दे नहीं रहा है? आगे वाला बढ़ेगा तब बढ़ेंगे ना, पहुंच रहे हैं पीछे से एकदम, बूढ़े के आगे वाले व्यक्ति ने खींचते हुए कहा। बूढ़ा समझ गया आगे वाला आदमी 40 बरस का होकर भी मिजाज में उसका बाप है, सो उसने चुप रहना ही ठीक समझा। तब तक बूढ़े के ठीक पीछे वाले व्यक्ति ने बूढ़े के कंधे पर कान ले जाकर पूछा, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं जी, टोकन नू घुस रहा था लौंडा। अजी हम लाइन में खड़े हैं, इतनी देर से बेवकूफ़ हैं का? कह रहा लाइए आपकी पकड़ दूं। अबे मेरी क्या पकड़ेगा, अपनी पकड़ ले, बुढ़े ने बिना पीछे मुड़े कहा। इतना सब सुन संतोष मन ही मन बुढ़ऊ को गरियाता हुआ पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अब तक लाइन और लंबी हो गई थी। अभी अभी गांव से निरीह बुढ़ापा देख कर आए संतोष को दिल्ली का सयाना बुढ़ापा एकदम अमरीशपुरी टाइप लगा। सोचने लगा साला चाचा शब्द भी फेल हो गया। हम सबके तरफ तो चाचा कहने की गर्माहट से चोर डकैत पुलिस दरोगा जैसा मोटा चंतरा भी पिघल जाता है। यहाँ साला छेद तक नहीं हुआ। उसकी अपनी भावना में समझा जाए तो मूड झटुआ गया था उसका। झटुआना आदमी के खिन्न होने की चरम अवस्था को कहते हैं। लगभग 20 मिनट तक खड़े लाइन में चलने के बाद उसका नंबर आया। भैया एक विश्वविद्यालय स्टेशन का टोकन दे दीजिए, संतोष ने 500 का नोट देते हुए कहा। चेंज दे दो भाई, काउंटर वाले ने कहा। चेंज नहीं है सर, संतोष ने स्वर नीचे करके कहा। चलो देख लो भाई, हटो साइड आओ, पीछे वाले को आने दो, काउंटर वाले ने अपना हाथ उचकाते हुए कहा। संतोष एकदम खिन्न मन से साइड हो गया। साला सर शब्द भी फेल, यही सोचा उसने मन में। उसके सारे शब्द चुके जा रहे थे यहाँ। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि यह शहर शब्दों से परे है, भावनाओं से परे है। संतोष साइड में खड़ा लोगों द्वारा दिए जा रहे हर नोट को बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि जल्द 500 का खुदरा पूरा हो जाए। लाओ जल्दी से पैसे, कहाँ का दूं? अचानक अपने पैसे वाले दराज को देखते हुए काउंटर वाले ने संतोष से कहा। संतोष ने साइड से ही खड़े झट से अपना हाथ काउंटर के शीशे के गोल छेद में घुसा दिया और बोला, हाँ विश्वविद्यालय का चाहिए सर। टोकन लेकर संतोष अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में आगे सरकते हुए जैसे ही उसने अपने दोनों बैग और झोला स्कैनर मशीन में डाले, एक क्षण में ही विचार उसके मन में कौंध गया था कि स्कैनिंग में सत्तू, ठेकुआ, निमकी, लिट्टी का फोटो देख पता नहीं क्या छवि बन जाएगी। इन जांच करने वाले सिपाहियों के मन में एकदम समझेंगे पक्का। बैग के मशीन से बाहर निकलते ही ये डर भी मन से निकल गया। बैग उठाकर संतोष ने एंट्री गेट पर टोकन टच कराया और गेट के खुलते ही बिजली की फुर्ती से इस तरह उस पर पार हुआ जैसे नाथुला दर्रा हो, जो बस एक पल के लिए खुला है फिर तुरंत बंद हो गया। तो पता नहीं कब तक इसी पार चीन में रहना होगा। हड़बड़ाहट में अपना बैग उसने इसी पार छोड़ दिया। संतोष गेट के उस पार से अपने बैग को ऐसे देखने लगा जैसे गदर फिल्म में सनी देओल ने सीमा पार अमीषा पटेल को देखा था। उसे लगा मेरा बैग अब उसी राह रह जाएगा। तब तक एक व्यक्ति ने उसका बैग उसे पकड़ाया।
उसे अब जाकर चैन मिला। विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो आ गई। दरवाज़ा खुलते ही कोई 3-4 व्यक्ति नीचे उतरे और लगभग 200-250 लोग उस पर सवार हो गए। संतोष भी लटक झटक कर चढ़ गया। सोच रहा था कि जब ट्रेन से उतरा हूँ, साला 1 मिनट का चैन नहीं है। हर जगह समस्या है, कहीं शांति नाम का चीज़ नहीं है। कहाँ मराने आ गए। सब कहे थे मेट्रो में आराम है, झांट आराम है, इसमें कटहल के जैसा आदमी लोड है। सोचते सोचते वह अब विश्वविद्यालय स्टेशन पर पहुंच चुका था। मेट्रो से बाहर आ उसने एक आदमी से पूछा, हेलो, ये मुखर्जी नगर बन्ना चौक के लिए कहाँ से ऑटो मिलेगा? सामने से मिल रहा है, पकड़ लो, उस आदमी ने कहा। ऑटो पर बैठते ही संतोष ने ऑटो वाले से कहा, भैया मुखर्जी नगर बन्ना चौक पर रोक दीजिएगा। टेंशन मत लो भाई, वहीं तक जाएगी, ऑटो वाले ने बेफिक्र अंदाज में कहा और फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाना बजाने लगा। अगले 10 मिनट बाद संतोष मुखर्जी नगर के बन्ना बत्रा सिनेमा के सामने खड़ा था। चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका था। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर, इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग की होल्डिंग्स, भिन्न भिन्न मुद्राओं में बातचीत और चिंतन कर आ जा रहे भविष्य के सिविल सेवक, जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा, चाय की दुकान पर जीडीपी पर बहस, कोचिंग से छूटे किताब से भरे बैग वाले छात्र का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोर टाइप से किताब ढूंढना, ठीक वैसी नज़र से जैसे बगुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा, ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में तैयारी का एक दिया लिए उतरा था, ऐसे दृश्यों को देखकर अब वो कुछ ही पल में मसाल बन चुका था। बिजली के खंभों और पेशाब घरों में लगे 1 से 900 रैंक तक के सभी सफल छात्रों के पोस्टरों में संतोष खुद को महसूस कर रहा था। वह इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर गौरवान्वित था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसान को पी लेने के बाद उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर पहुँच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर से राय साहब की आवाज़ आई, स्वागत है भाई, कहाँ पर हैं अभी आप? जी, ये बत्रा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं, एक ठो जूस का दुकान है, उसी के पास हैं, संतोष ने इधर उधर नज़र टटोलते हुए कहा। बस 10 मिनट रुकिए, वहीं हम आते हैं, कहकर राय साहब ने फ़ोन काटा। संतोष की राय साहब से मुलाकात बोकारो में एक शादी के दौरान हुई थी। राय साहब ने तभी संतोष को अपना पता ठिकाना और नंबर देते हुए कहा था, अगर दिल्ली में मन हो तैयारी करने का तो ज़रूर बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम कृपाशंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में IAS की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में MA करने के बाद उन्होंने BEd भी कर रखा था। किसान परिवार से थे, पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेतीबाड़ी से मजबूत थे। कृपाशंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथी उन्हें राय साहब कहते थे। अरे लीजिए, आ ही गए आप भी IAS बनने, सामने से आते ही संतोष को गले लगाते हुए राय साहब ने कहा। देखिए, अब आपकी शरण में है, जो बना दीजिए, IAS या IPS, संतोष ने अपनी चॉइस बताते हुए कहा। बातों से स्पष्ट था कि वह राजस्व सेवा में नहीं जाना चाहता था। देखिए, अब आपकी शरण में हैं, 5 फीट 6 इंच अंडर शर्टिंग किए हुए, खुद से सिलवाया हुआ सफ़ेद पर फिरोजी चेक की शर्ट और काली पैंट पहने, बड़ा बकलस वाली बेल्ट, बिना फ्रेम का चश्मा लगाए और पैरों में सफ़ेद मोजे पर अपनी साइज से 2 नंबर ज़्यादा का लाल कलर का फ्लोटर पहने राय साहब एकदम 2007 मॉडल अरस्तु लग रहे थे। चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ चलिए देखें आपका महल, संतोष ने भी उत्साह से कहा। महल नहीं, कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रूम है आपका? संतोष ने पूछा। बस यहीं 5 मिनट में नेहरू विहार में है, चलिए ना पैदल ही पहुंच जाएंगे, राय साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, ये सब इलाका मुखर्जी नगर में ही है ना? संतोष ने पूछा। हाँ, यहाँ सारी कोचिंग है और बस नाले के पास सटा हुआ है नेहरू विहार, सब एक ही एरिया है, नाले के पार, संतोष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घबराइए नहीं, उस पर पुल बना हुआ है, नाला तैर कर नहीं जाना है, राय साहब ने कहा। दोनों ठाका मार कर हंसने लगे।
संतोष राय साहब की वाक्पटुता पर मोहित होने लगा था। मन ही मन सोचा, ये होती है खास बात आदमी में, ऐसे नहीं मेंस दे दिया है IAS का। संतोष बड़ा वाला बैग दोनों हाथों से पकड़े, छोटा वाला पीठ पर लटकाए राय साहब के साथ चलने लगा। तैयारी करने के लिहाज से 5 साल जूनियर होने के कारण उसने खुद से सीनियर राय साहब को बैग पकड़ने के लिए देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ पहले से ही कपार पर ज्ञान का बोझ उठाए राय साहब अपनी तरफ से अतिरिक्त बोझ उठाना जरूरी नहीं समझते थे। कुछ ही मिनट में दोनों नाला पार कर नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 के नीचे पहुंच गए। संतोष ने मकान देखते ही कहा, महाराज एकदम झकास है। राय साहब पूरा ले लिए हैं का? राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर तो आइए, ऊपर 3rd फ्लोर पर है अपना, इसमें 4 फ्लोर है, 8 लड़का रहता है, सब फ्लोर पर 25 गज का एक कमरा है। देखिएगा थोड़ा सीढ़ी पर सर बचा कर चढ़िएगा। कितने का है राय साहब कमरवा? संतोष ने पूछा। 4000 प्लस बिजली बिल पानी। संतोष जी, राय साहब ने आंखें तरेर कर बताया। ऊपर कमरे तक पहुंचते संतोष का दम फूल चुका था। इतना भारी बैग लेकर चढ़ना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। दमे के मरीज की तरह हाँफ रहा था बेचारा। राय साहब ने ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। खुलते ही संतोष को एक ऐसी गंध आई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया घिन्हा फ्लेवर था। दुर्गंध में भी इतनी वैरायटी होती है, संतोष ने अभी अभी जाना था। ऐसी दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी उसने। ओकाई आने लगी थी, पर मजबूरी में अगले ही क्षण उसने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण कर उस दुर्लभ दुर्गंध से अनुकूलता बिठाकर खुद को एडजस्ट कर लिया था। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी हो गया था बेचारा संतोष। आपको कुछ महका क्या संतोष भाई? राय साहब ने संतोष को नाक से कोड़ते देखते ही पूछा। नहीं नहीं, रूम बंद होगा ना इसलिए, वैसे ठीक है। संतोष ने नाक पर हाथ फिराकर कहा। अरे जब आपका फोन आया तब हम खाना का टिफिन खोले थे, ऐसे ही खुला छोड़ कर निकल गए, वही थोड़ा स्मेल मार रहा है। राय साहब ने खुले टिफिन को चटाई से हटाते हुए कहा। संतोष के लिए सोचना लाजमी था कि जब खाना ऐसा गंद कर रहा है तो बाथरूम की दशा क्या होगी। संतोष को रूम पर बिठाकर राय जी दूध का पैकेट लाने नीचे चले गए। संतोष ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक नज़र पूरे कमरे पर दौड़ाई। दरवाजे से घुसते ही बाईं ओर दुर्लभ शौचालय था। उसकी दशा देख कोई भी राय साहब के सामाजिक दायरे का अंदाजा लगा सकता था। दुर्गंध बता रही थी कि दिन भर में कम से कम 15 लोग जरूर उस बाथरूम में मूत्रने जाते होंगे, वो भी बिना पानी डाले। बाथरूम से बाहर एक बेसिन था जिसमें नल के पास चप्पलें खोंची हुई थीं। पानी की पीक और गुटखा ऐसा अटा पड़ा था जैसे चौरसिया पान भंडार का पछवाड़ा हो। किचन में अखबार और जूते रखे थे। चूंकि खाना टिफिन का आता था सो वहाँ कुछ और रखने का मतलब नहीं था। कभी कभार इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर और कुछ समझ नहीं आने वाली सामग्री एक कोने में रखी हुई थी। कमरे के अंदर एक कोने पर एक रैक में मोटी मोटी विशालकाय किताबें रखी हुई थीं। एक रैक के निचले सेल्फ में NCERT की किताबें और उसके ऊपर बादाम का डिब्बा रखा हुआ था। दूसरे सेल्फ पर घी की शीशी, बनफूल तेल, इसबगोल की भूसी और बाल झड़ने की कुछ दवाइयाँ रखी हुई थीं। ऊपर के सेल्फ पर एक बड़ा सा दर्पण, पतंजलि का फेस वॉश, पतंजलि का मुरब्बा, पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि का आंवला जूस, मुल्तानी मिट्टी, घृतकुमारी तेल और पतंजलि की अजवाइन एवं हरड़ पाचक रखे हुए थे। पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद पतंजलि का UPSC के साथ कोई व्यावहारिक करार हुआ हो। बेड से सटे टेबल पर पत्र पत्रिकाओं का एक बड़ा सा टीला खड़ा था। दीवार पर एक तरफ भारत और विश्व के नक्शे चिपके हुए थे। उन पर कई विशेष जगहों पर लाल हरे स्केच से गोले किए हुए थे, जैसे किसी गड़े खजाने की खोज का मिशन हो। दीवार पर एक तरफ हनुमान जी और माँ काली की बड़ी सी तस्वीरें ब्लैक टेप से चिपकाई गई थीं। बेड के सिरहाने 15-20 पन्नों में लिखे सिलेबस को साटा गया था। जो जगह बची हुई थी वहाँ मुख्य खबर वाली अखबार की कतरन को साट दिया गया था। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी दवाखाने वाले वैद्य का तंबू हो। 25 गज के इस कमरे में बेड, मेज, कुर्सी, रैक समेत बाकी सामान रखने के बाद बस इतनी सी जगह ही बची थी कि जहाँ संतोष ने अभी अभी अपना बैग रखा था। संतोष ने मन ही मन सोचा, सचमुच तपस्या कर रहे हैं यहाँ लोग।
चलिए पहले आपको मस्त अदरक वाला चाय पिलाते हैं, दूध का पैकेट लेकर आए राय साहब ने कहा। लाइए हम बनाते हैं, संतोष ने औपचारिकता बस बोल दिया। अरे नहीं महाराज, आप जाइए जल्दी फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में देखते हैं हम पानी आ रहा है कि नहीं। कहते हुए राय साहब ने बाथरूम में नल चलाया, पानी आ रहा था। संतोष बाथरूम जाने के नाम से ही सिहर गया था। मन ही मन सोचा भला इस बाथरूम से कोई फ्रेश होकर कैसे निकल सकता है। बस हम ब्रश कर लेते हैं कहकर संतोष बेसिन पर ही मुंह धो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। तब तक चाय बन गई थी। आइए चाय लीजिए, बिस्कुट दूं क्या? राय साहब ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। नहीं बस चाय ही रहने दीजिए, संतोष ने समझते हुए कहा। और बताइए कैसी रही यात्रा, कैसा लग रहा है दिल्ली? राय साहब ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए पूछा। बढ़िया रहा, ट्रेन भी बस 2 ही घंटा लेट था। यहाँ आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ साला यहाँ का बुड्ढा लोग बड़ा हरामी टाइप है। हो राय साहब, संतोष ने चाय सुकुड़ते हुए कहा। राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था ऐसा? संतोष ने चाय टेबल पर रखते हुए मेट्रो पर मिले बुजुर्ग वाली घटना बताई। राय साहब ने गंभीर मुस्कान चेहरे पर लिए बड़ी बारीकी से सारी बात सुनी और बोले, देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये तो एक परिस्थिति जन्य अवस्था है और इस बात पर निर्भर है कि किसे कैसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली है, वो कैसे समाज में रहा है। इसलिए यह कह देना कि यहाँ के सारे बुड्ढे खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई खराब बुड्ढे देखे और यहाँ दिल्ली में कई अच्छे विनम्र बुजुर्ग भी देखता हूँ। खुद हमारे नीचे वाले अंकल एक बेहद अच्छे इंसान हैं। सो आप बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय के प्रति कोई धारणा नहीं बना सकते। यही गलती दुनिया के इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने की है। वही गलती आप दोहरा रहे हैं, जो किसी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र से तो कतई नहीं होनी चाहिए। यह कह राय साहब ने चाय सुड़की। संतोष तो बस आंख गोल किए एकटक राय साहब को देखे और निर्बाध सुने जा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी बात इतिहास की गलती दोहराने वाली बात साबित हो सकती थी। वह उस गंध मारते कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। उसने मन ही मन राय साहब की बौद्धिकता का लोहा मानते हुए सोचा, वाह रे लड़का, ये होता है समझ, यही क्वालिटी है जो मेंस लिखें। मजाक थोड़ा नहीं है, ऐसे छोटी सी बात के पीछे का बड़ा अर्थ पकड़ना। वाह! वही मन ही मन इस बात के लिए राय साहब का आभार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने संतोष को अभी अभी सिविल सेवा प्रतियोगी की जिम्मेदारी और ओहदे का भान कराया था, जो संतोष ने रात भर की यात्रा में हासिल किया था। कल तक संतोष केवल एक छात्र था, पर आज वह सिविल सेवा प्रतियोगी हो गया था। इसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है, समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। संतोष की चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी, पर मिजाज में एकदम गर्माहट आ गई थी। आप ठीक ही कह रहे हैं राय साहब, असल में हम अभी उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं जिस तरह से आप लोग सोच लेते हैं। संतोष ने चलत तो भाव में कहा। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो आए हैं आप। हम लोग भी नया में कहाँ ऐसा सोच पाते थे, पर रहे 100 तरह का किताब पढ़े, कई चीज़ को देखे छुए समझे, तब जाके सोच विकसित हुआ, राय साहब के ने गुरुत्व भाव में कहा। इसी बीच संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से पाजेब बलम जी, आरा से ओठ लाली, मंगाई द छपरा से चुनरिया छींट वाली। हाँ हेलो, प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो, अरे पहुँच गए? फ़ोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुँच गए। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोला, एकदम सही जगह पहुँच गए पापा। संतोष तो अभी राय साहब की बौद्धिकता के ताप से पककर परिपक्व होने की रासायनिक प्रक्रिया में था। राय साहब ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संतोष को टोका, ये आपने रिंगटोन किसका लगाया संतोष भाई? अरे आप तो जानते ही होंगे, भरत शर्मा व्यास का माटी से जुड़ा बड़ा हिट लोकगीत है ये, संतोष ने गर्व से कहा। पर अगले ही पल सारा गर्व कपूर की तरह उड़ गया। अब कैसा गीत सुनते हैं, कैसे गानों को रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर कैसा है, इन चीज़ों से भी लोग आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं।
सो इन चीज़ों के चयन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो गाना आपने लगाया ना रिंगटोन में, ये बजेगा तो कोई क्या सोचेगा, एकदम से लंपट छेछड़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बताइए, छोड़िए भोजपुरी का मोह माया, स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आप एक बार हमारे पर मारिए मिस कॉल। राय साहब ने एक सांस में कहा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं धूप जिंदगी। संतोष के कॉल लगाते यही गाना बजा राय साहब के मोबाइल पर। राय साहब ने बेड से तकिया ले पैर के नीचे डाला और एकदम संत के आसन में बैठ वाचना शुरू किया। देखिए, मेरा रिंगटोन माना फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्म आ गया, लेकिन गीत में एक मैसेज छुपा है। ये गीत कल हो न हो जीवन की नश्वरता को दर्शाने वाला गीत है। ये बुद्ध के क्षणभंगुरता पर आधारित गीत है। ये सिद्धनाथ परंपराओं का गीत, ये भारत के षड्यंत्र के कोख से निकला हुआ एक संश्लिष्ट गीत है। यह भौतिकवादी चिंतकों के चिंतन से उपजा हुआ गीत है जो हमें आज के लिए जीने को प्रेरित करता है। देसी भाषा में अगर समझें तो ये कल करे सो आज कर वाली कहावत पर आधारित गीत है। गीत में हर घड़ी बदलते हुए जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा गीत जहाँ बज जाता है लोगों को एक शिक्षा देता है। आप भी अब सिविल एस्पिरेंट हो चुके हैं, ऐसा ही कोई गीत बना लीजिए रिंगटोन पर। अब आप ही कोनो सेट कर दीजिए, संतोष ने एकदम समर्पण भाव से कहा। अच्छा, हम देखते हैं कोई मीनिंगफुल गाना जो सिविल एस्पिरेंट्स पर फिट करेगा। आपको कल तक दे देते हैं खोज के, राय साहब ने उसे भरोसा देते हुए कहा। संतोष ने तत्काल फोन को वाइब्रेशन मोड में डाल दिया। संतोष का मन राय साहब की बौद्धिकता को सलाम करना चाह रहा था। उसने सोचा कि सुबह सही ही कहा था मैंने कि अब आपकी शरण में आया हूँ। वह सोच रहा था कि ऐसे आदमी की संगत में रह IAS IPS बनना बहुत दूरी नहीं है। पता नहीं राय साहब अब तक क्यों नहीं हुए। अचानक यह सवाल उसके मन में आया, पर राय साहब के सम्मान में तुरंत निकल भी गए। काफ़ी देर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। राय साहब अपनी करामाती बात विचार से संतोष को लगातार चकित किए जा रहे थे। अब संतोष को थोड़ी भूख महसूस हुई। राय साहब की तरफ से भूख पर कोई चर्चा न छोड़ने पर संतोष ने ही पहल करना उचित समझा। चलिए थोड़ा बाहर चलें, कुछ खाकर आया जाए राय साहब, संतोष ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख लग गया? यहाँ रहिएगा तो हम लोगों की तरह इस पर विजय पा लीजिएगा। पढ़ाई और उसकी परिचर्चा में भूख का पता ही नहीं लगता यहाँ लोगों को। राय साहब ने एक छेछड़ी टाइप हंसी में दांत निकालते हुए कहा। संतोष को लगा यार भूख तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राय साहब ने संतोष की मनोदशा भांपते हुए अपनी बात वजन बढ़ाते हुए कहा। संतोष जी, आदमी जैसे ही पेट का गुलाम होता है उसके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं। भूख का अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल के छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना एवं विचारों का आना भोजन से कई गुना ज़्यादा जरूरी है। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो दिन में एक रोटी के लिए तरस रहे होंगे, भूखे मर रहे होंगे। क्या हमारे जैसे लोग अपने लिए भूख पर बात कर उनके प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं? क्या ये अपराध नहीं है? क्या हम खुद से नज़र मिला पाएंगे? अगर एक सिविल सर्विस का प्रतियोगी होकर भी हम उसके लिए कुछ न कर पाए तो क्या इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए? बताइए संतोष जी, चुप क्यों? बताइए तो। अरे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुद को संभालिए संतोष जी। हमारे आपके जैसे लोगों को ही तो IAS बन के दुनिया बदलनी है। हम खाने कमाने के लिए IAS बनने थोड़ा ना आए। UPSC ने बाकायदा अपने सिलेबस में भूख के मुद्दे को शामिल किया है। हमें वो भूख मिटाना है। राय साहब की इन बातों ने संतोष को वैसे झकझोर दिया था जैसे 12 बरस का कोई लड़का पेड़ पर चढ़कर जामुन से भरी कोई ढाल झकझोर देता है। संतोष की आंखें नम हो चुकी थीं। उसकी आंखों के आगे भूख से बिलखते बच्चे नाचने लगे। उसे लगने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया? एक सिविल अभ्यर्थी हो के भी खुद की भूख के जैसे सतही और तुच्छ बात कैसे कर दी? उसने मन ही मन सोच लिया था कि पश्चाताप के तौर पर अब वह कम से कम 2 दिन तो खाना खाएगा ही नहीं। जी बस यूं ही आंखें भर आईं। राय साहब, मैं कितना नीच हूँ। छी, मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया की भूख भूल गया। क्या बनूंगा मैं? आइए, संतोष ने आंख मिचमिचाते हुए कहा। आप अब इतना भी खुद को शर्मिंदा ना करिए। अरे अभी तो आप आए हैं, आज ही। आपको क्या पता है कि IAS के छात्र को किस एंगल से सोचना चाहिए?
हम लोग भी शुरू में ऐसे ही सोचते थे, पर धीरे धीरे खुद को बदले। आप भी हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए, टिफ़िन तो रखा ही है, 2-2 रोटी खाते हैं उसी में, कह कर राय साहब टिफ़िन उठाने बेड से उठे। संतोष ने अब की चुप रहना ही उचित समझा। उसे लगा था कि अब फिर कुछ गड़बड़ न बोल दे और फिर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल दोहराने की ग्लानि झेलनी पड़े। राय साहब अखबार बिछाकर उस पर टिफ़िन खोल छितरा चुके थे। संतोष ने एक हाथ नाक पर रख चुपचाप खाना शुरू कर दिया। राय साहब ने इस तरह अपना ज्ञान तो बांटा ही, साथ ही संतोष को वैश्विक भूख की भयावह तस्वीर दिखा। अपने कम से कम 50 रुपये भी बचा लिए थे, जो मेजबान और सीनियर होने के कारण संतोष को खिलाने में लग सकते थे। खाना खाने के बाद राय साहब बेड पर जा बैठे और तकिया के नीचे से द हिंदू निकाल कर बोले, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं। आप भी थोड़ी देर कुछ पत्रिकाएं देख लीजिए संतोष जी, थोड़ा करंट में कुछ देख लीजिए। शाम को बत्रा में हम लोगों के सर्किल में चलिएगा तो बातचीत में कंफर्टेबल रहिएगा। इस तरह से राय साहब ने संतोष को अपनी मंडली के महात्म्य के बारे में बता दिया था। द हिंदू हर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्ञान और जानकारी से ज़्यादा प्रतिष्ठा का अखबार था। वह लड़का ही क्या जिसके कमरे में सुबह सुबह हिंदू फेंका हुआ न मिले। यह अलग बात है कि उस अखबार की रबड़ खुले न खुले, यद्यपि ज़्यादातर लड़के इस अखबार का बस टाइटल द हिंदू पढ़कर रख देते थे। पर कुछ ऐसे भी मेहनती लड़के होते थे जो डिक्शनरी निकाल कर 4 घंटे तक हिंदू पढ़ते थे और बड़ा आत्मविश्वास टाइप फील करते थे। राय साहब ऐसे ही मेहनतकश द हिंदू रीडरों में से थे। पर आज राय साहब केवल तस्वीरें देखकर ही खबरों का अंदाज़ा लगा रहे थे, क्योंकि संतोष के सामने डिक्शनरी निकाल कर भी अभी तक का अपना टाइम भोकाल ढीला नहीं करना चाहते थे। बिना कुछ समझे आखिर आदमी कितनी देर तक अखबार के पन्ने पलटता। राय साहब ने जल्दी ही पेपर रख कर कहा, चलिए बत्रा निकलते हैं, आपका रूम भी तो ढूंढना होगा ना। संतोष भी हाथ में लिए क्रॉनिकल पत्रिका को टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ चलिए, रूम्बा तो खोजना होगा। राय साहब तुरंत मुंह पर पानी मार फ्रेश हुए, बाल में भृंगराज तेल लगाया, शर्ट पैंट पहनी और संतोष के साथ बत्रा की ओर निकल पड़े। संतोष मन ही मन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुए क्रॉनिकल के कुछ फैक्ट्स को दोहराता जा रहा था। वह पहली बार ऐसी मंडली से मिलने जा रहा था जहाँ पर बिना ज्ञान के मुंह केवल चाय पीने के लिए खोला जाता था। संतोष पहले दिन अपनी उपस्थिति केवल चाय पीने तक नहीं रखना चाहता था। वह मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि आज वह अपनी गर्म उपस्थिति दर्ज करा ही दे। उसने 9वीं कक्षा के ग्रामर की किताब में एक अंग्रेजी की लोकप्रिय पंक्ति पढ़ी थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आज उसके इसी इम्प्रेशन की बात थी। रास्ते में चलने के दौरान राय साहब नेहरू विहार से लेकर मुखर्जी नगर तक सड़क के दोनों किनारे पड़ने वाले हर गली मकान का डिजाइन और किराए के बारे में बताते जा रहे थे। संतोष भी अपने संभावित गुफाओं को गौर से देखता जा रहा था। दोनों अब बैजू शुक्ला की चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे। शुक्ला जी लगभग 40 बरस के रहे होंगे। बनारस के रहने वाले शुक्ला जी का पूरा नाम बजरंग शुक्ला था। शुक्ला जी एक समय नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहे थे। 5,500 महीने की पगार से क्या होना था इस महंगाई में। बजरंग शुक्ला जी गणित के पक्के थे, हिसाब किताब के जानकार आदमी थे। किसी परिचित ने बताया कि मुखर्जी नगर जाकर एक बार भाग गंजमाइए, यहाँ अब बैंकिंग की तैयारी करने वालों की भी अच्छी खासी आबादी रहने लगी थी। शुक्ला जी ने यहाँ एक मित्र की सहायता से बत्रा सिनेमा के ठीक बगल में महाराष्ट्र बैंक के ऊपर आर्यभट्ट रिटर्न नाम से एक कमरे की कोचिंग खोल ली। 0 से 10 साल तक के विद्यार्थी आते जाते 3 महीने बीत गए थे। जमा पूंजी खत्म होने लगी, तब जाकर उन्हें यहाँ के बाजार का गणित समझ आया और कोचिंग बंद कर उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। आज महीने में 15,000 तो कहीं नहीं जाते, आगे चाहे जो हो। रोजाना की तरह शाम को शुक्ला जी की दुकान पर छात्रों के भीड़ लगी हुई थी। 5-7 के समूह में अलग अलग गोला बनाकर लोग ज्ञान का बारूद उड़ा रहे थे। राय साहब भी संतोष को लिए वहाँ खड़े थे। राय साहब को देखते ही रुस्तम सिंह ने दोनों हाथ उठाए और जोर से बोला, अरे कृपा बाबू, आइए महाराज। कहाँ थे 2 दिन गायब? एकदम महफिल सूना था यार। अरे उल्लूअर मेंस का थोड़ा तैयारी में फंसे हुए, राय साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति के प्रति खेद जताते हुए कहा। क्या कृपा बाबू, आप जैसा विद्यार्थी लोअर 4 के चक्कर में पड़ा। अरे आप IAS पर फोकस होइए महाराज, रुस्तम ने राय साहब में कृत्रिम हवा भरते हुए कहा। हाँ क्या कीजिएगा, चाहते तो हम भी नहीं हैं, पर घर परिवार के दबाव में मामूली परीक्षा भी देना पड़ता है। एक टीचर वाला भी फार्म डाले हैं, देखिए कब होगा परीक्षा। राय साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे 2 कप हाफ चाय लाओ बे छोटू।
ये आपके ही साथ है ना? रुस्तम ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये संतोष जी हैं, हमारे मित्र, हमारे ही साथ हैं, राय साहब बोले। कहाँ, इलाहाबाद की धरती से है का? रुस्तम ने तुरंत पूछा। नहीं, ये बिहार से हैं, भागलपुर से, राय साहब ने बताया। तब तक बजरंग शुक्ला के यहाँ का काम करने वाला छोटू चाय लेकर आ गया था। अभी जरा माचिस ले ही आओ बेटा, रुस्तम ऊपर की जेब से सिगरेट निकालते हुए बोला। तब तक राय साहब ने पहली चुस्की लेते हुए कहा, चाय एकदम पंचोछर लग रहा है, शुक्ला जी का भी क्वालिटी गिर रहा है। अब इलाहाबाद वाला चाय यहाँ कहीं नहीं मिलता रुस्तम भाई, लीजिए। अरे इलाहाबाद वाला बात यहाँ कहाँ पाएंगे राय साहब? अल्लाहपुर चौराहे पर लल्लन की दुकान पर पीजिए, मज़ा आ जाता है। अपना ही चेला, रुस्तम ने धुआं उड़ाते हुए कहा। मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा चलता फिरता रहता था। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों में सबसे ज़्यादा सघन संख्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए छात्रों की ही ऐसा प्रतीत होता था। यहाँ हर शाम जब भी छात्र चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, लिट्टी चोखा की दुकान पर, जलेबी की दुकान पर और चाट पकौड़ी की दुकान पर होते थे, अपने इलाहाबाद को बहुत मिस करते थे। अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज़्यादा। आहा, छेदन का पान ओहो, मंटू की जलेबी हाय, नेतराम की कचौड़ी हाय रे, पलटन का पकौड़ा साला, लल्लन की चाय ओहो, पिया मिलन चौराहा, ऐसे शब्द हर शाम मुखर्जी नगर में अबीर की तरह उड़ते थे। अपने छूटे शहर और विश्वविद्यालय के प्रति ऐसा मोह शायद ही अन्य जगहों से आए छात्रों में था। रुस्तम भाई, एक हेल्प करिए ना, इस संतोष जी को कमरा चाहिए था, जुगाड़ हो तो बताइए, राय साहब ने कहा। अच्छा कमरा, ओह देखते हैं, कुछ लौंडों को लगाते हैं, रुस्तम ने फ़ोन निकालते हुए कहा। राय साहब ने संतोष की तरफ हंसते हुए बंधाई की नज़र से देखा कि मानो कमरा तो मिलना तय है अब। हेलो बल्लू, हाँ बेटा, कोई कमरा खाली है क्या तुम्हारे गांधी विहार में? एकदम अभिभावक वाले अंदाज में पूछा रुस्तम ने। उधर से कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ आई। ठीक है, सारे लड़कों को बता दो कि रुस्तम भैया कमरा देखने वाले बोले हैं, एक अपना ही चेला बिहार का उसके लिए चाहिए, रुस्तम सिंह ने एकदम अभिभावक वाले लहजे में कहते हुए फ़ोन काटा। देखिए, लड़कों को तो एक्टिव कर दिया हूँ, मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कॉल कर देना आप, अभी मैं एक पार्टी में निकल रहा हूँ, कल फिर दर्शन होगा, कहकर रुस्तम अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल गया। संतोष इधर यही सोच रहा था कि कैसे वह खड़े खड़े बिना रुस्तम का गुरुत्व तो स्वीकारे चेला हो गया था। उसने सोचा कि राय साहब से पूछे, पर फिर चेला होने को ही अपनी नियति मानकर चुप रहा। उसके मन में यह बात भी चल रही थी कि चलो अच्छा हुआ आज पढ़ाई लिखाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं तो गलत बोलकर फंस जाता तो भी चेला ही कहता। अच्छा हुआ बिना फजीयत के चेला बन गया। रुस्तम के अंदाज ने संतोष को प्रभावित किया था और रुस्तम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। रुस्तम सिंह इलाहाबाद के रहने वाले थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद दिल्ली IAS की तैयारी के लिए आए थे। नेताई रुस्तम सिंह के स्वभाव में थी। लंबी लंबी आंखना, 2-4 पतले दुबले मरमरा सेवकों के साथ घूमना उनके व्यक्तित्व में 5-6 चांद लगाता था। रुस्तम सिंह का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। ऐसा उनके कर्ज लेकर फुटानी करने की बीमारी के कारण भी था। इनके कुछ मित्र अच्छी जगहों पर स्थापित थे। उनके हर घरेलू आफत या खुशी में शामिल होकर इन्होंने एक कामचलाऊ समाजसेवी का भी ऐच्छिक पद प्राप्त कर लिया था। रुस्तम सिंह कुल मिलाकर इलाहाबादी मठाधीशी परंपरा के दिल्ली प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। ये चेला पालने में फिरोज शाह तुगलक के साड़ू भाई थे। चेला बनाना और चेला से खाना बनवाना कोई इनसे सीखे। ये या तो आदमी को अपना चेला बनाते थे या जिससे इनकी फटती थी उसको गुरु बना लेते थे, पर अपने समकक्ष किसी को नहीं रखते थे। कई और छात्रों की तरह ये भी दिल्ली IAS बनकर आसमान छूने आए थे, पर अब बस इसी से संतुष्ट रहा करते थे कि जूनियर इनके पांव छूते हैं। राय साहब और संतोष दोनों वापस कमरे पर आ गए। रुस्तम ने रूम दिलवाने को कह ही दिया था। सुबह उठते ही राय साहब ने सबसे पहले रुस्तम सिंह को फ़ोन मिलाया। फ़ोन ऑफ जा रहा था। 2-3 घंटे बाद भी यही हाल था। दोपहर तक भी फ़ोन ऑफ ही था। रुस्तम भाई का फ़ोन ऑफ जा रहा है काफ़ी देर से। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, वहीं दिलवा देगा, जल्दी रूम मिलेगा तो पढ़ाई भी शुरू करना है। राय साहब ने बत्रा जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। असल में राय साहब भी जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। कई महीनों
के बाद तो रूम पार्टनर घर गया था। इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर वे भी निष्ठा का आनंद लेना चाहते थे। पार्टनर के घर जाने वाले दिन ही वे एक मित्र का लैपटॉप और कुछ नीली पीली सीडी ले आए थे, पर संतोष ने डेरा डाल सारा मामला खराब कर दिया था। जल्दी रूम नहीं मिलना तो संतोष यहीं टिका रहता। आखिर दिल्ली में वही एकमात्र परिचित थे उसके। बेचैनी में हर पल सभी फिल्में राय साहब मन ही मन चला रहे थे, वो भी हीरो हीरोइन का बिना नाम जाने। इस साला प्रॉपर्टी डीलर सबका तो पूछिए मत। कुकर्मियों को पता नहीं किस बात का पैसा चाहिए, खाली रूम का पता बता देता है और किराए का 50% डकार जाता। राय साहब ने बत्रा पहुँचते खिसियाते हुए कहा, चलिए जो होगा दे दिया जाएगा राय साहब, कितना दिन घूमिएगा, हम लोग पढ़ना भी तो है। अच्छा चलिए, अपना एक दोस्त है मनोहर, यहीं अग्रवाल मिष्ठान के पीछे वाली गली में रहता, उसे ले लेते, जरा ठीक रहेगा रूम खोजने वोजने में, राय साहब ने कहा। हाँ चलिए, संतोष बोला। दोनों मुखर्जी नगर के मकान नंबर 570 की सीढ़ियाँ चढ़ दूसरे फ्लोर पर पहुँचे। दरवाज़ा हल्का सटा हुआ था। जैसे दरवाज़ा खुला, अंदर मनोहर तौलिया पहने छाती पर कुछ चिपचिपा सा सफ़ेद पदार्थ लगाए जेंट्स साधुओं की तरह बाल नोच रहा था। मुंह पर फेस पैक लगा हुआ था और बालों में काली मेहंदी। अरे क्या कर रहे हैं मनोहर भाई, राय साहब ने गुस्से ही कहा। मनोहर पहले तो अकबका गया, फिर तुरंत खुद को सहज करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस वो चेस्ट का बाल हटा रहे थे। हमको बाल से जाड़ा में भी पसीना आ जाता है। ऊपर बटन भी खोलिए तो थोड़ा ऑड लगता है। एकदम महाराज बाल तो ऐसा नोच रहे हैं जैसे भुट्टा से बाली छोड़ाते हैं, राय साहब ने हंसते हुए कहा। मनोहर ने बिखरे पड़े बाल को पेपर में समेटा और मन ही मन राय साहब को गाली देने लगा। साला बिना बताए जब मन पहुंच जाता है, खड़ूस कहीं का, जरलहा, इसलिए तो उम्र से पहले बूढ़ा हो गया। फैशन का मैया बहिनिया करके रख दिया ये लोग। संतोष के लिए दृश्य एकदम नया और रोंगटे खड़े करने वाला था। छाती का बाल नोचना दर्द भी तो होता होगा। वह सोच भी नहीं सकता था जिस छाती के बाल को उसके गांव में हिम्मत और साहस का प्रतीक माना जाता था, उसे मनोहर तार तार करके यहाँ नोच रहा था। अब राय साहब ने संतोष का परिचय कराया। संतोष ने अभी तक मनोहर का वास्तविक फेस नहीं देखा था। फेस पैक वाले मुंह से ही बात हो रही थी। रूम्बा खोजना है संतोष के लिए, राय साहब ने कहा। अच्छा रूम का लफड़ा है, चलिए चलते हैं, जल्दी से मुंह धो के लेते हैं। मनोहर ने बाथरूम जाते हुए संतोष से मनोहर के रूम को ध्यान से देखा तो सारा कमरा हॉलीवुड देवियों के सुंदर मनोहारी चित्रों से सजा हुआ था। उसके ठीक सामने वाली दीवार पर एपीजे अब्दुल कलाम और विवेकानंद की तस्वीर थी। दोनों महापुरुष तस्वीर में भी लजाए हुए मालूम पड़ रहे थे। 2 रैक पर सौंदर्य प्रसाधन और एक पर कुछ किताबें रखी थी। खूंटी पर डिजाइनर जीन्स और शर्ट टंगी हुई थी। मनोहर तब तक चमक के साथ बाहर आ चुका था। जरा पैरवा हटाइए राय साहब, कहते हुए मनोहर ने बेड के नीचे से सूटकेस निकालते हुए उसमें से नीली शर्ट और पेपे की जीन्स निकाली। पूरे बदन का वाइल्ड स्टोन डिओरेंट से अभिषेक किया, थोथने पर लोटस की क्रीम मली, शर्ट पर स्प्रे मारा और तैयार हो गया। वह मिस्टर मोतिहारी लग रहा था। संतोष ने झट से पहले मनोहर का नंबर मांगा और सेव कर लिया। राय साहब उसे ज्ञान तो दे सकते थे, पर दिल्ली जैसे शहर में संतोष के बिहारी रूपी छवि और काया को सिटी लुक देने के लिए एक मनोहर जैसी ही फैशन सूदी मित्र की जरूरत थी। मनोहर के कमरे में संतोष को अच्छा महसूस हो रहा था। राय साहब के कमरे की सड़ांत से संतोष के जो नथुने फटे थे उन्हें यहाँ की गमगमाते वातावरण में रफू कर रहा था। राय साहब, संतोष और मनोहर तीनों ने बत्रा पहुँच मिलन छोले भटूरे वाले के यहाँ नाश्ता किया। फिर तीनों बगल के ही टॉनी प्रॉपर्टी के ऑफिस पहुँचे। प्रॉपर्टी डीलर से मतलब मुखर्जी नगर में रहने वाले उन बेरोजगार लोगों से था जो छात्रों को किराए के लिए लगने वाले अपने परिचितों के मकानों का पता बताते थे। वे मकान मालिक से मकान की चाबी लेकर कमरा दिखाते थे और पसंद आ जाने पर बस इसी के एवज में छात्रों से तयशुदा मासिक किराए की 50% जितनी राशि अपने कमीशन के रूप में लेते थे। वास्तव में यह पेशा मुखर्जी नगर और आसपास इलाकों में चरम पर था, पर वहाँ के सबसे क्रूरतम धंधों में से एक था जिसका शिकार छात्रों को होना ही पड़ता था। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने लिए जो बैठने का स्थान बनाया था उसे वे लोग ऑफिस कहते थे। यह ऑफिस देखने में भारत सरकार के किसी भी आला ऑफिस से ज़्यादा भारी भरकम पर टक्कर देने वाला होता था। रंग बिरंगे पर्दे,
संगमरमर का फर्श, सोफ़ा जिनमें लाल पीली बत्तियाँ, बड़ी LED स्क्रीन जिसका रिमोट हमेशा डीलर के हाथ में होता था, 2 बेसिक फ़ोन, 2 स्टोव के साथ चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था। इतना सब कुछ एक सामान्य डीलर के ऑफिस में होता था। तीनों अंदर पहुंचे तो टॉनी डीलर एक भारी भरकम जिधर मन तितर घूम जाने वाली चौदिशा कामिनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसकी भाव भंगिमा से वह CBI का निदेशक लग रहा था और ये तीनों मित्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरह खड़े थे। आओ जी बैठ जाओ, कितने लोग रहोगे? टॉनी ने पहला सवाल पूछा। जी 1 के लिए चाहिए, मनोहर ने कहा। कितने रहना है? टॉनी ने एक साथ तीनों चेहरों को देखते हुए पूछा। जी हमको चाहिए था कमरा। बोलते वक्त संतोष इतना नर्वस था जैसे UPSC के इंटरव्यू बोर्ड के सवाल का जवाब दे रहा हो। कहाँ से हो? टॉनी ने अगला सवाल दागा। जी बिहार, भागलपुर से, संतोष ने संकोच और गर्व के मिश्रित भाव से कहा। बिहार? टॉनी ने आवाज़ का टोन बढ़ाते हुए कहा। हाँ बिहार, संतोष ने फिर कहा। यार मुखर्जी नगर तो नहीं, गांधी विहार, इंदिरा विकास चलेगा? टॉनी ने पूछा। हाँ चलिए दिखा दीजिए, राय साहब ने कहा। दिखा दीजिए क्या यार, बात पक्की कर लो। साड़ी की दुकान तो है नहीं जो तुम्हें 20-30 देखनी है, टॉनी ने रूखेपन से कहा। अंकल आखिर रूम पसंद आएगा तब तो लेंगे, मनोहर ने कहा। अपना बजट बताओ, टॉनी ने टेक्निकल सवाल पूछा। 4,000 से 5,000 के बीच का दिखाइए, संतोष बोला। टॉनी ने सुनते ही हंसते हुए कहा, बेटे इतने में तो मुखर्जी नगर में किचन मिलेगा। इतने में कैसे होगा यार? अच्छा चलो 4500 की करवा देता हूँ। एक बेड मिल जाएगा 1271 में। बाथरूम 8 लोगों से शेयर करना होगा और किचन सिर्फ 4 लोगों से। बोलो सेट कर दूँ? जल्दी बताओ यार। राय साहब ने संतोष की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखा तो संतोष जल्दी हाँ बोल दे और उसके कमरे पर रखा लैपटॉप स्टार्ट हो। दिन रात बड़े बेचैन रहे थे राय साहब। क्या संतोष जी देखिए ये वाला? राय साहब ने दबाव डालते हुए पूछा। नहीं महाराज, पैसा देंगे तो धर्मशाला में थोड़ा ना रहेंगे, संतोष ने गर्दन घुमाते हुए कहा। अरे तो फिर फ्लैट वाला बजट भी रखो बेटे। 4,000 में यहाँ से मिलेगा बंगला और तुम्हें पढ़ना ही तो है। सारे बच्चे तो रह ही रहे हैं, दिक्कत क्या है तुम्हें? एकदम सेपरेट चाहिए? लड़की लड़की का मामला है क्या? चलो फिर एक दिखा देता हूँ। 11,000 का, 24 घंटे एंट्री, छोरी लाओ, दारू पियो, कोई गल नहीं। बोलो जल्दी लेनी है? टॉनी ने एकदम कमीनेपन वाले अंदाज में कहा। अंकल हाँ सेपरेट चाहिए, माँ बहन भी तो आती हैं कमरे पर, संतोष ने दांत पीसते हुए कहा। टॉनी यह सुनकर झेंप गया। उसे अपनी बेहूदगी का अंदाजा हो गया था। वह समझ गया था कि बात लड़के को चुभ गई है। उसने तुरंत बात पलटते हुए कहा, वोटर ID है अभी? लाओ चलो एडवांस निकालो। एक 6500 का है, इंदिरा विकास में, पसंद आएगा। शांत कमरा है, मस्ती में पढ़ना। तो चलिए ना, रूम तो दिखा दो अंकल। यहीं बैठकर पूरा ब्रह्मांड का एडवांस ले लीजिएगा क्या? मनोहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओए बंटी, गड्डी निकाल, दिखा वो इंदिरा विकास वाला। कहते हुए टॉनी TV के चैनल बदलने लगा। तीनों बाहर निकले। बंटी की बाइक पर 2 ही बैठ सकते थे। तभी राय साहब ने कहा, आप दोनों देख आइए, हम यहीं रहते हैं। ये दोनों बंटी के साथ निकल गए। इधर अंदर और बाहर की गर्मी से परेशान राय साहब ने झट से बगल वाली दुकान से एक स्प्राइट खरीदी और उसको 10 मिनट में पिया। तब तक संतोष और मनोहर को बाइक पर लटकाए बंटी वापस आया। हट साला, 4 ठो रूम देखे हो राय साहब, सब बेकार, इतना अंधेरा। एक ठो में तो किचन के अंदर ही रूम का सेल्फ था। अजब गजब रूम है। अंगने मूतने खाने का अलग से कुछ समझ में नहीं आता, संतोष ने बाइक से उतरते हुए कहा। चलिए फिर और देखते हैं कहीं, राय साहब ने सर खुजलाते हुए कहा। तीनों वहाँ से निकले। संतोष के मन को टॉनी की लड़की लाने वाली बात बहुत बुरी लगी थी। साला कितना हरामी है यहाँ प्रॉपर्टी डीलर। लड़की लाओगे कहता है साला, भागलपुर पटना होता तो काट देते। बहुत मन बड़ा हुआ है यहाँ, संतोष ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। रहने दीजिए, उसकी गंदी सोच है, हमें क्या, उसका ही मन अपवित्र होगा, राय साहब ने संत के फ्लेवर में कहा। अजी यहाँ लोकल लोगों का व्यवहार ऐसा ही है। मकान मालिक भी लड़कों को छांट ही समझता है। एक तारीख हुआ नहीं कि कपार पर चढ़ जाता है। लगता है जैसे देश छोड़ के भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर का भाषा तो आप सुन ही लिए। और साला यहाँ हम ही लोग हिजड़ा हैं, एक बार मिल के आवाज़ उठा देते हैं तो दिल्ली हिल जाता है। लेकिन नहीं, सब चुपचाप सुनेगा, काहे कि IAS बनने आया है।
साला हम तो कहते हैं डूब मरना चाहिए IAS बनने से पहले। भोसड़ी की जब इज्जत ही नहीं बचेगा तो उखाड़ेंगे IAS बन के। मनोहर ने एक सांस में इतना बोल दिया। सही बात कह रहे हैं मनोहर जी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एगो बात होता है। ये क्या कोई भी कुछ आरोप लगा देता है? हम लोग क्या यहाँ साला अयासी करने आए हैं? जो बोल दिया उल्टा पुल्टा। चल के देखिए, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर में इज्जतदारी के साथ पढ़ाई होता है। यहाँ पर एक बार छात्र का संगठन खड़ा होगा, कसम से एक बार ताकत देखा दिए ना तो बोली चाली व्यवहार ठीक हो जाएगा और किराया भी मनमाना बंद हो जाएगा। संतोष ने मनोहर की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए आप लोग, यहाँ हम सब पढ़ने आए हैं। यहाँ कौन सा ज़िंदगी गुजारना है जो समाज सुधारना ज़रूरी है। चुपचाप बैठ के पढ़ना है, सिलेक्शन लेना और निकलना है। अपने लक्ष्य से भटकिए मत आप लोग। कितना से लड़िएगा, कोई एकता नहीं होगा यहाँ। सब पढ़ाई पर फोकस हुई है। सब पढ़ने आए, यहाँ राजनीति थोड़ा ना करना। राय साहब ने खोखले जोश के साथ कहा। हाँ निकलना है वो तो हम समझ गए, पर निकल कहाँ पा रहे हैं? 5 साल से तो यहाँ बौक के ही रहे हैं। पढ़ने तो आए हैं, पर पढ़ने में ही कोई नीचे उंगली करे तो क्या करिएगा राय साहब? चुपचाप ऐसे ही प्रवचन पे लिएगा, मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा। कमरे पर रहिए, कोई वहाँ थोड़ा ना आता बोलने। हम लोग छात्र हैं, केवल पढ़ना हमारा काम है। राय साहब बोले। कोई हमारी खड़े मार ले तब भी पढ़िए आप, ऐसन पढ़ाई, मनोहर ने तमतमाते हुए कहा। संतोष ने मामले को बढ़ता देख हस्तक्षेप करते हुए कहा, अच्छा छोड़िए, बाहर में जाए प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक। ये बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर चलिए ना, आपके कमरे के लिए ही तो जा रहे हैं। वजीराबाद चल रहे हैं, राय साहब ने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हुए कहा। वो रुस्तम भाई साहब फिर फ़ोन नहीं किए ये राय साहब? संतोष ने याद आने पर कहा। कौन? वो रुस्तम सिंह, वो नेतवा का भाई? मेरे कहूँ बकचोद के चक्कर में पड़े हैं। वो फर्जी के भोकाल टाइट किए रहता है। उसके छोटे चाचा एक बार इंटरव्यू दिए थे IAS का। चचवा के इंटरव्यू की फसल अपने काटता है। कहानी सुना सुना के किचाइन कर देता है महाराज। अपने एक बार उपाध्यक्षी का चुनाव लड़ा था इलाहाबाद में, बाद में शंभू सिंह हड़काए, तब नाम वापस ले लिया। उस बार शंभू सिंह जीते थे, हमारे परिचित ही हैं। मनोहर ने चलते चलते रुस्तम का संभव चरित्र चित्रण कर दिया था और शंभू सिंह ने अपनी निकटता भी बता दी थी। ऐसा भी एकदम फालतू वे नहीं है। रुस्तम भाई 2 बार UP का मेंस भी लिखे हैं, लोगों का मदद करते रहते हैं। अब काम मुश्किल है तो क्या करें? अच्छा नेचर है। राय साहब ने मनोहर की बात काटते हुए कहा। वे लोग अब रिंग रोड को पार करके वजीराबाद पहुंच चुके थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की कहानी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अगर आपको उपन्यास ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाषा शैली की बात करें तो ये लेखक की भाषा शैली नहीं बल्कि चरित्रों की भाषा शैली है, जिसको लेखक ने स्पष्ट रूप से चलने दिया है। उसमें कोई काट छाँट नहीं की। तो भाषा शैली जो भी है उसको आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। थैंक यू, बहुत जल्द मुलाकात होगी।